हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। अगर आपने कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो अगर पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको सिक्वेंशियल स्टेप बताना है इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें सिक्वेंशियल स्टेप क्या होता है, यानी कौन सा डिसीजन पहले लिया जाता है, उसके बाद कौन सा लिया जाता है, या उसके बाद कौन सा लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में। तो आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन को तभी अच्छे तरीके से समझ सकते हो जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बेसिक पता हो। और बेसिक मैंने डिस्कस किया है स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाले वीडियो में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देख के तभी कैपिटल बजटिंग को पढ़ें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग को देखोगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप बेटर होगा कि आप इस वीडियो को पहले देख ले तब कैपिटल बजटिंग को कंटिन्यू करें। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेना होता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। अब एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता करना होता है कि उसको कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या और भी कोई लॉन्ग टर्म एसेट है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत। दूसरा होता है फाइनेंशियल डिसीजन। अब एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता करना होता है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, यानी लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगा। क्या वो खुद का पैसा इन्वॉल्व करेगा या फिर वो उधार लेगा। तो अगर वो खुद का पैसा इन्वॉल्व करता है तो उसे हम इक्विटी फंड कहते हैं, या फिर अगर वो किसी और से पैसा लेता है, बाहर से पैसा लेता है, तो उसे हम डेट या फिर बोरोड फंड कहते हैं। तो ये डिसीजन आता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। अब एक फर्म ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट पता कर लिया कि उसको कौन कौन से लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, और उसने पैसे भी अरेंज कर लिए हैं और बिजनेस भी चला लिया है। अब बिजनेस को हो गया है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का क्या करना है, क्या इसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या इसे फर्म में वापस से इन्वेस्ट करना है यानी रिटेन करना है। तो ये सब सारे डिसीजन डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो आज का वीडियो का फोकस है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन के अंतर्गत बात करें तो हमने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग वाला डिसीजन लेना होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग आता है, और इसी को आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा है जो आपको कैपिटल बजटिंग को समझने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे लाइन है डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स।
यानी कि ऐसा डिसीजन जिसके अंतर्गत आप अपने कैपिटल को लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हो, उसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, लिखा है डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान लिया है कि 50 लाख आपके पास है, आप फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये क्या होगा? कैपिटल होगा। और इस कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने में या इसमें इन्वेस्ट करने में आपने डिसीजन लिया है। तो फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो सकता है? आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना हो सकता है, आपको प्लांट हो सकता है, मशीनरी और व्हीकल, ये सब एग्जांपल हैं लॉन्ग टर्म एसेट के। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है कि जब आप अपने फर्म में कैपिटल को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने के लिए, तो वो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। अब इसके अंदर किस तरीके से कैपिटल बजटिंग होता है? फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है फर्म के लिए लैंड परचेस करना हो, बिल्डिंग बनवाना हो, प्लांट बनवाना हो, मशीनरी परचेस करना हो, व्हीकल्स परचेस करना हो, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम इसको अलग-अलग प्रोजेक्ट मानते हैं। यानी कि लैंड परचेस करना एक अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग को बनवाना अलग तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, प्लांट बनवाना अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, इसी तरीके से मशीनरी परचेस करना या व्हीकल्स परचेस करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक अलग प्रोजेक्ट माना जाता है। यानी अलग-अलग ये सारे प्रोजेक्ट हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को मशीनरी परचेस करना है। अब इससे रिलेटेड क्या डिसीजन हो सकता है? अब मशीनरी जो है वो कई तरीके का हो सकता है। अब उसे कौन सा मशीनरी परचेस करना है जो उसके फर्म के लिए फ़ायदेमंद हो, जो उससे अच्छा इनकम कमा सके, तो ये डिसीजन क्या होगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कौन सा लेना है, यानी उसे लैंड परचेस करना है, बिल्डिंग परचेस करना है, क्या परचेस करना है, इसका डिसीजन क्या होगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ऑफ अ फर्म जनरली नोन एज कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। यानी कि जो भी आप फर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कहते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत वो डिसीजन आते हैं जिसमें आप अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने में लगाते हो, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो। इन सारी चीज़ों को जब आप परचेस करने के लिए डिसीजन लोगे तो उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। और यहाँ पे जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 1 साल से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा एक फर्म को और भी सारे डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो। फॉर एग्जांपल एक फर्म है एबीसी, उसे लगता है कि अब जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है वो उसमें काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उसे एक और प्लांट बनाना चाहिए। यानी एक्सपेंशन का जो डिसीजन होगा वो भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। या फिर किसी फर्म को एक्वायर करना है तो एक्विजिशन भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, फॉर एग्जांपल जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, तो यानी टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करना चाहते हो तो मॉडर्नाइजेशन भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। आपका जो एसेट है वो पुराना हो गया है, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये भी जो डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए ही बात कहते हैं। तो ये जहाँ पे भी फर्म से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखा हो या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जहाँ से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी बिज़नेस को सेल कर देते हो, तो उसे भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके के डिसीजन भी लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसको आप चेंज करना चाहते हो, या फिर जो एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन है उसे आप चेंज करना चाहते हो, या फिर जो भी आपका R&D प्रोग्राम है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसे आप चेंज करने की बात कर रहे हो, तो उसे भी आप एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हो। क्योंकि इसका जो
इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है किसी भी फर्म के एक्सपेंडिचर या फिर बेनिफिट्स पे। इसीलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग की, कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो किसी फर्म के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें काफ़ी फंड इन्वॉल्व होता है, इसमें जो भी आप डिसीजन लेते हो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी इरिवर्सिबिलिटी होता है। और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? फर्स्ट बात करते हैं ग्रोथ की, तो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है वो किसी भी फर्म के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है इन द लॉन्ग रन। फॉर एग्जांपल, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो फर्म एबीसी के, आपने एक कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हो सकता है फर्म जो है वो बंद हो जाए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपने फर्म को एक्सपेंड करना है, यानी आप एक्सपेंशन डिसीजन ले रहे हैं और आपने उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व कर दिया, काफ़ी एसेट को परचेस करने के लिए आप 50-60 लाख रुपए आपने लगा दिया। और हुआ क्या? उससे आपको प्रॉफिट हुआ नहीं बल्कि लॉस हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये आपके फर्म के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो किसी भी फर्म के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है इन द लॉन्ग रन। दूसरा बात करते हैं रिस्क की। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है वो किसी भी फर्म के रिस्क को अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भी हम फंड इसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं वो लगाया जाता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए, 10 साल 5 साल, इस समय के लिए आप पैसों को लगाते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपने इनिशियली जो पैसा लगाया था उससे एवरेज प्रॉफिट आपको मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी जो प्रॉफिट है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जो फर्म की अर्निंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है, जिससे फर्म में काफ़ी रिस्क बना हुआ है कि वो लॉस में कभी नहीं चले जाए। तीसरा है फंडिंग। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत काफ़ी फंड इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि स्टार्टिंग में कि 50 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करना है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है इसके अंतर्गत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है कि एक फर्म जब भी कोई प्लान करता है, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला होता है तो वो बहुत केयरफुली तरीके से सोच समझ के प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब ये है कि जब फंड इन्वॉल्व होता है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है बहुत केयरफुली लेना चाहिए या फिर जुडिशियस तरीके से डिसीजन लेना होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है, जो भी आपने डिसीजन लेना था वो आपने ले लिया है, अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, यानी जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं या फिर रिवर्सिबल एट सब्सटेंशियल लॉस, यानी कि रिवर्सिबल है भी तो वो सब्सटेंशियल लॉस के साथ होगा, यानी कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस होगा। आप रिवर्स भी करना चाहोगे तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो आपको उसमें बहुत लॉस होगा। आखिरी है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है वो फर्म जितने भी डिसीजन लेती है उनमें से मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला होता है, इसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी तो है नहीं। आप सभी जानते हो फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्सिटी का जो एलिमेंट होता है वो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग की, या फिर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में कि कितने तरीके का कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो सकता है या फिर कितने तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, दोनों एक ही। तो पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, यानी फर्म के अस्तित्व के आधार पे। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन,
यानी कि सिचुएशन के आधार पे एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन सा डिसीजन लेना होता है। तो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे 4 तरीके का मेनली होता है। पहला होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन, दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, तीसरा होता है एक्सपेंशन डिसीजन और चौथा होता है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। इसके अंतर्गत किसी भी नए बिजनेस को सेटअप करने को भी इंक्लूड किया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन यानी परिस्थिति के आधार पे आप किस तरीके का डिसीजन लेना पड़ सकता है। फर्स्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट और तीसरा होता है कंटीजेंट। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, यानी एक फर्म के अस्तित्व के आधार पे कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं। तो 4 तरीके के डिसीजन मैंने आपको बताया। फर्स्ट बात करते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन की। तो आप सभी जानते हैं कि हर एसेट की एक लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल ये एक एसेट है, इसकी लाइफ है 10 साल। तो क्या 10 साल बाद भी ये यूज़ करने के लायक होगा? ज़ाहिर सी बात है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 साल बाद इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप सोचेंगे कि इससे अच्छा है एक नया एसेट मैं ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक मशीन ए है, उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। तो 10 साल बाद क्या करेंगे, हम इस मशीन ए को रिप्लेस कर देंगे विथ सम न्यू एसेट। चाहे वो मशीन बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी ई एफ कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। तो ऐसे डिसीजन को हम रिप्लेसमेंट डिसीजन कहते हैं। अब रिप्लेसमेंट डिसीजन क्यों लिया जाता है? ताकि जो भी एसेट है वो एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकल भी हो यानी कम खर्चीला हो। इसीलिए रिप्लेसमेंट डिसीजन को हम कॉस्ट रिडक्शन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। तो जो एसेट आज आप यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एसेट जब आउटडेटेड हो जाती है या ऑब्सोलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है विथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, तो हम क्या करते हैं उस एसेट को रिप्लेस कर देते हैं किसी नए एसेट से जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। तो ऐसे डिसीजन को हम मॉडर्नाइजेशन डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीमेंट कंपनी है जो कि सेमी ऑटोमेटिक ड्राइंग इक्विपमेंट से ये फुल्ली ऑटोमेटिक ड्राइंग इक्विपमेंट में बदलना चाहती है। यानी कि अभी जो है वो हाफ जो ऑटोमेटिक मशीन है उससे वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में वो शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये डिसीजन क्या होगा? इस डिसीजन को हम मॉडर्नाइजेशन डिसीजन कहते हैं। थर्ड है एक्सपेंशन डिसीजन। आप सपोज करिए कि ये आपका एक फर्म है, प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने से आपको सेल भी काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आप सेल करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक अलग से प्रोडक्शन लाइन बनाएंगे, आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तभी तो कर पाएंगे। तो जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करती है यानी उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है, तो उसे हम एक्सपेंशन डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी, वो अपने प्लांट कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है टू मैन्युफैक्चर मोर यूरिया, यानी खाद और बनाने के लिए वो एक नया प्लांट बनाना चाहती है, प्लांट को एक्सपेंड करना चाहती है। तो ऐसे डिसीजन को हम एक्सपेंशन डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन भी एक्सपेंशन की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें डाइवर्सिफाइड डिसीजन होता है, यानी कि आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, न कि जो बिजनेस आप पहले कर रहे थे। तो एक्सपेंशन डिसीजन के अंतर्गत हमने देखा कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, लेकिन किसी नए बिजनेस में नहीं, जो बिजनेस आप पहले से करते आ रहे हो। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आप अपने बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड करना चाहते हो इन अ न्यू बिजनेस, किसी नए बिजनेस में। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बाल बेयरिंग बनाना चाहती है, जहाँ पे आप देख रहे हो बाल बेयरिंग। तो इसको बनाने का डिसीजन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्म जो है पहले स्टार्टिंग से बाल बेयरिंग नहीं बना रही थी, बल्कि आज के टाइम पे वो पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से शिफ्ट होके बाल बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चेंज होना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो करना चाहती है लेकिन किसी और डायरेक्शन में करना चाहती है। तो इस तरीके के डिसीजन को हम डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं सिचुएशन के बेसिस पे एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन-कौन सा डिसीजन लेना होता है। जिसमें आपको मैंने बताया था फर्स्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपके पास 2 प्रपोज़ल हैं यानी 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपने उन 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, तो दूसरा जो है वो खुद ही एक्सक्लूड हो जाता है यानी कि वो रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉलेज जाना है, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, आपको कॉलेज जाने के लिए एक कार खरीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल और कार के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है बीएमडब्ल्यू और दूसरी है ऑडी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हों, आपको कॉलेज जाने के लिए एक कार खरीदना है। ज़ाहिर-सी बात है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो तो आपकी इनकम अच्छी खासी होगी और आप चाहते हो कि आप अच्छी कार खरीदो क्योंकि आपको कार का बहुत शौक है। तो अगर आप सपोज़ कर लो कि आपने बीएमडब्ल्यू का डिसीज़न ले लिया कि मुझे बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ऑडी का जो परचेज़ करने का डिसीज़न होगा, वो कैंसल हो जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी यही होता है। यहाँ पे लिखा गया है इफ़ वन इन्वेस्टमेंट इज़ अंडरटेकन यानी कि आपने किसी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले लिया है, अदर्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड यानी दूसरा जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है यानी कि वो रिजेक्ट हो जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन लेते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन के बीच में जो पर्पस है वो सेम होना चाहिए। यानी आप ये देख रहे हो कि कार परचेज़ करने का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, यानी दोनों कार का जो परचेज़ करने का जो पर्पस है वो सेम है, सेम पर्पस होना चाहिए। तो ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा है एक्सेप्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास 2 प्रपोज़ल हैं, अगर आपने उस दोनों प्रपोज़ल में से किसी एक प्रपोज़ल को या एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो उससे दूसरे प्रपोज़ल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोज़ल विल नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर प्रपोज़ल। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट में ये होता है कि अगर आपने कोई एक प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे किसी दूसरे प्रपोज़ल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि अपने प्लांट कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है और वो एक्सकवेटर बनाती है यानी जो मिट्टी खोदने वाली जो मशीन होती है, जैसे आप जेसीबी देखते हो, तो एक्सकवेटर्स जो है आप उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो। दूसरी तरफ आप कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उसको भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। तो एक तरफ आप जेसीबी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो और दूसरी तरफ आप लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि आपके पास काफ़ी पैसा है और आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफ़िटेबल है यानी पैसा उससे भी आ रहा है, तो आप चाहोगे तो दोनों ले सकते हो। यानी कि इसे हम इंडिपेंडेंट डिसीजन भी कहते हैं। आप चाहो तो किसी एक डिसीजन को एक्सेप्ट करो या दूसरे डिसीजन को रिजेक्ट करो या आप चाहो तो दोनों जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी एक डिसीजन का दूसरे डिसीजन लेने पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता यानी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके के डिसीजन को हम एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन कहते हैं। अब बात करते हैं आखिरी डिसीजन की जो है कंटीजेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपने बीएमडब्ल्यू कार परचेस कर लिया, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा आपको? आरसी और इंश्योरेंस जो है ये आपको लेना ही पड़ेगा। यानी कि कंटीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस वो होता है जिसके अंतर्गत अगर आप किसी एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरे को ऑटोमेटिक आप एक्सेप्ट कर लेते हो। यानी आपने कार बीएमडब्ल्यू परचेस कर लिया तो आपको आरसी और इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल विल लीड टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रपोजल ऑल्सो। इस तरीके के डिसीजन को हम कंटीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो फैक्ट्री बनाना चाहती है रिमोट और बैकवर्ड एरिया में। वो चाहती है कि वो वहाँ पे घर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए ताकि जो वर्क फोर्स है उसको अट्रैक्ट कर सके यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आए। तो अगर वो फैक्ट्री बनाती है और उसमें हॉस्पिटल, हाउस, स्कूल्स ये भी बनाती तो इसे हम एक अलग डिसीजन नहीं मान के उसे एक सिंगल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे। ये एग्जांपल है कंटीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन का। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग की। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो शुरू कैसे होता है और एंड कैसे होता है, कैसे हम सारे डिसीजंस को लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग।
प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको एग्जीक्यूट क्या करना है। आपको फर्म के लिए क्या-क्या करना है? क्या आपको लैंड परचेज़ करना है, बिल्डिंग परचेज़ करना है, मशीनरी करना है या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या फिर डाइवर्सिफ़िकेशन डिसीज़न लेना है? तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, वो क्या है? उससे रिगार्डिंग आपको प्लानिंग करना होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, वो कैसा है? बेहतर इनकम देता है या नहीं देता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि हमें मशीनरी परचेज़ करना है। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया कि मुझे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत है। अब हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कौन-सा मशीन हमारे लिए बेहतर है, मशीन ए खरीदें या मशीन बी खरीदें। थर्ड होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब दोनों का इवैल्यूएशन करने के बाद हमें ये पता चल गया कि मशीन बी जो है, वो हमारे लिए बेस्ट है, तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब सेलेक्ट करने से हमारे पास तो मशीन आएगी नहीं, ज़ाहिर-सी बात है हमें पैसे देके उसे परचेज़ करना पड़ेगा। तो जब हमने पेमेंट कर दिया, बिलिंग और पेमेंट जो हो गया, वो एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब आपने क्या किया, मशीनरी परचेज़ कर लिया, अब आप उसको इनिशियली स्टेज पे मॉनिटर करोगे कि मशीन 6 महीनों में किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उससे अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत आता है। आखिरी होता है प्रोजेक्ट रिव्यू। इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि मशीनरी जो आपने परचेज़ किया है, वो ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहा है। क्या वो मशीन खरीदना आपका सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा? या आपने ये जो लगाया है इतना पैसा इस मशीन में, क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये एक कह सकते हैं मोटा-माटी ये प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत सीक्वेंशियल स्टेप आपको बताना है कि कौन-सा स्टेप पहले होगा और कौन-सा बाद में। तो फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, यानी कि आपके पास कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन-कौन से प्रपोजल हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी इस तरीके से आप प्लानिंग करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्लांट मशीनरीज़, लैंड बिल्डिंग्स, ये सब सारे प्रपोजल्स हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट होता है फिक्सिंग प्रायोरिटीज़। आप सबसे पहले किस लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो? आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? प्राथमिकता क्या है? उसके आधार पे ही आप करोगे। सपोज़ कर लो कि आप चाहते हो कि आप मशीनरी परचेज़ करो, तब इवैल्यूएशन करोगे कि मशीन ए अच्छा है, मशीन बी अच्छी है या मशीन सी अच्छी है। सपोज़ कर लो कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि मशीन बी अच्छी है, तो सिलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट, ये अगला स्टेप है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, आप उस मशीन को परचेज़ कर लोगे, यानी उस इम्प्लीमेंट कर लोगे प्रपोज़ल को। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू करोगे कि मशीन ने किस तरीके से काम किया है। क्या आपने जो पैसा लगाया है वो आपके बिज़नेस के लिए अच्छा है या नहीं है? तो ये है सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन। अभी आपको कैपिटल बजटिंग का जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक्स, वो भी पढ़ना है, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक बेस का काम करेगा आपको आगे टेक्निक्स पढ़ने में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।